हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में अपने 4 चैप्टर हैं। एक तो हेलोजन डेरिवेटिव का है, एक एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का है, जिसमें एमीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम साल्ट, ये सारे आ जाते हैं। तो इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब ये अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12, ये अपने आपको पता ही है कि क्लास 12th का ये चैप्टर इस नाम से आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर अपन कह देंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो, कार्बनिक यौगिक होता है, उसमें कोई न कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, वह परमाणु या वह परमाणुओं का समूह जिस पर उस यौगिक के अधिकांश रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, या यूं कहें कि जो समूह उसकी रासायनिक सक्रियता के लिए जिम्मेदार है वो उसका क्रियात्मक समूह है। जो अधिकांश क्रियाएं करता है वो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस चैप्टर में हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने जा रहे हैं जिनमें क्रियात्मक समूह कैसा है? ऑक्सीजन युक्त है, जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। और कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह वही हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है। इसीलिए इन कार्बनिक यौगिकों को अपने 12th क्लास में 2 चैप्टर में बांटा गया है, 11th चैप्टर और इसके बाद जो 12th चैप्टर है, ये दोनों ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक इसमें हम पढ़ेंगे जिनमें जो क्रियात्मक समूह होता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यही सेम चैप्टर आपको नेक्स्ट जो अपनी क्लास आपकी है उसमें आपको ये एनसीईआरटी में आपको ये सेम चैप्टर है वो इस नाम से मिलेगा। इस नाम से मिलेगा आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जो चैप्टर का हेडिंग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो, या ये हेडिंग हो कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, बात एक ही है। ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक ही तो हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इन 3 कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1, एक एक करके। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे एल्कोहल। तो ये हेडिंग आपकी कॉपी में आ जाएगा। अब एल्कोहल, तो एल्कोहल कौन से कार्बनिक यौगिक हैं? किन यौगिकों को कहा जाता है एल्कोहल? तो एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन, एल्कोहल क्या होते हैं? तो कह रहा है कि जो एल्केन है, जो एल्केन है उसके एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि हम OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो इससे जो यौगिक बनेगा
वो एल्कोहल कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए समझते हैं। जैसे कोई एल्केन, पहले तो अपन नॉर्मल एक बात कर लेते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है अपन कहते हैं RH। ये नॉर्मली अपन एल्केन को दर्शाने के लिए इसको इस तरह से काम में ले लेते हैं कि एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो वो एल्केन है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एल्केन में से यदि हाइड्रोजन निकल जाए तो पीछे क्या बचता है, एल्किल समूह, और एल्किल समूह में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वापस क्या बन गई, एल्केन। अब इस डेफिनेशन को समझ रहे हैं हम इसकी सहायता से। कह रहा है कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको रिप्लेस कर दिया, तो हमने लिखा -H, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके स्थान पर हमने इसमें जोड़ा है OH। इसके स्थान पर इसमें क्या जोड़ दिया, OH। तो हाइड्रोजन हट गई और OH जुड़ गया। ये देखो, तो ये यौगिक बन गए। इन्हीं यौगिकों का नाम तो है एल्कोहल। इनका नाम ही क्या है, एल्कोहल। तो नॉर्मली एल्कोहल को दर्शाने के लिए इस तरीके से हम उसको लिखते हैं ROH, यानी एल्किल समूह के साथ OH जुड़ा हुआ है। तो ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई बात कि कोई भी एल्केन होती है उसका एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर दो हाइड्रोजन परमाणु या ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु, जितने OH जोड़ेंगे उसके हिसाब से आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस प्रकार से चलते जाएंगे एल्कोहल। लेकिन मूल बात यह है कि एल्केन में एक या ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उनके स्थान पर यदि OH समूह आ जाए, हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह आ जाए, तो ऐसा होने से जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ये अब एक स्पेसिफिक उदाहरण द्वारा इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या किया कि जैसे यहां पर एक एल्केन ले ली, सबसे सरलतम जो एल्केन है वो मैंने ले ली यहां पर बच्चों, और वो ले ली मेथेन CH4। ठीक है, अब क्या किया, इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन को तो हटा दिया अपन ने और इसके स्थान पे OH जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3OH। एल्कोहल है ये, क्या है, एल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्कोहल। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये बच्चों कौन सी एल्केन है, C2H6, बोलो, एथेन। कौन सी है, एथेन। सेम यही बात यहां पर की अपन ने, हमने एक हाइड्रोजन को एथेन में से हटा लिया तो क्या बचा, C2H5, और उस हाइड्रोजन को हटाया है वहां पर जोड़ दिया OH, तो ये बन गया C2H5OH। दो कार्बन वाला एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। तो बिल्कुल पूरी बात क्लियर है कि कोई भी एल्केन है उसका एक या ज्यादा हाइड्रोजन हटेंगे और उनके स्थान पर यदि OH समूह जुड़ जाते हैं तो ऐसा होने से बनने वाले यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर तो कितने हाइड्रोजन आपने हटाए हैं, कितने OH जोड़े हैं, उस आधार पर ही एल्कोहलों के क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो ये यहां पर अपन ने हेडिंग डाला हुआ है, बोलो बच्चों कौन सा हेडिंग डाला हुआ है, यहां पर अपन ने हेडिंग डाला हुआ है OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल के निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार देखो इसमें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन से एल्कोहल हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है बात। मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक शब्द है वो OH समूह के लिए आता है, तो इसका मतलब ये वे एल्कोहल हैं जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। यही बात आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। ये लो,
ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, एक OH समूह यदि किसी एल्कोहल में है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। मोनो आपके ध्यान में रहेगा अच्छे से, एक OH समूह के लिए ये आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लें जिससे बात स्पष्ट हो। अपने अभी जो एग्जाम्पल अपने कवर किए थे वही इसमें काम में आ जाएंगे अपने। CH3OH, इसी प्रकार से मैं लिख दूं C2H5OH, इसी प्रकार से मैं लिख दूं C3H7OH। कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इन सब में आप एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं सभी में OH समूह की संख्या एक है, एक एक OH समूह है इनमें। तो एक OH समूह जिस एल्कोहल में होता है उसको क्या कहा जाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम होता है उसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए चलो बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हम और बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट अपने बच्चों कौन सा आ जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब नाम देखते तुरंत आपके समझ में आ गया कि हां इनमें OH समूह की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। क्योंकि डाई जैसे ही नाम आपने देखा तुरंत आपके बात समझ में आ गई कि ये तो वे एल्कोहल हैं जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है। ये बात यहां पर आप इसकी डेफिनेशन में नोट कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लिखेंगे इनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये लो, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। उदाहरण ले लें जिससे बात है वो और ज्यादा अपने क्लियर हो जाएगी। चलिए यहां पर उदाहरण ले लेते हैं अपन बच्चों। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखें आप। कितने हैं OH समूह इसमें? 2। एक OH समूह ये है, दूसरा OH समूह ये है, और अपन ने कहा है कि इनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो 2 OH समूह उपस्थित है, इसका मतलब ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। नाम की अभी अपन बात नहीं करेंगे। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में नाम में क्या क्या तरीका होता है इनके नाम लिखने का, आगे हम बात करेंगे कि एथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है। ये सारी बातें नामकरण में अपन क्लियर कर लेंगे। फिर भी अपन अगर आप नाम लिखना चाहें तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल उन डाईओल्स या उन डाईहाइड्रिक एल्कोहलों को कहा जाता है जिनमें दोनों OH समूह पास पास नजदीकी कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन्स पर जुड़े रहते हैं, वो ग्लाइकोल कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल के बाद बच्चों नेक्स्ट जो अपने प्रकार आ जाएगा वो होगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक, अब आप नाम से समझ गए कि ट्राई शब्द आया है इसमें। ट्राई, इसका मतलब, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों कितने होते हैं इनमें? OH समूह कितने होते हैं बोलो? 3। तो हम कह देंगे इनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये लो बच्चों, एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया 1, 2 और ये रहे 3। ये देखिए, ये एक एल्कोहल है जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हैं। 1 OH, 2 OH, 3 OH। तो 3 OH हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ये वाला हमारा जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये बहुत ही ज्यादा दैनिक जीवन में उपयोगी, एक बहुत ही कॉमन टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो काम में आता ही रहता है। इसको आप कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल नाम है इसका। वैसे एक नाम और है इसका, वो भी बहुत फेमस है, और वो है ग्लिसरीन। तो बच्चों, इसी को ग्लिसरॉल कहते हैं, इसी को ग्लिसरीन कह देते हैं। तो ग्लिसरॉल है वो एक्चुअल में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का, क्योंकि इसमें 3 OH उपस्थित होते हैं। क्लियर है बात? मिटा दूं इसको? ओके, चलो। अच्छा, अब देखो अपन बात आगे की करते हैं। तो आगे की बात बच्चों ये है कि ये जो तीनों प्रकार हमने पढ़े, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, अच्छा इससे ज्यादा भी OH समूह की संख्या हो सकती है, वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में आते हैं। जैसे सार्बिटोल है, उसमें 6 OH समूह होते हैं, वो आगे की बात है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा अपना फोकस? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पे रहेगा बच्चों। किस पे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पे। यानी इसी को डिटेल में पढ़ना है अपने को, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। जितने भी रासायनिक गुण, भौतिक गुण इस चैप्टर में जितना भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र क्या हो? देखो, सामान्य सूत्र है, उसमें अपन जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें हमने क्या किया है? एक हाइड्रोजन को कम किया, तो कम करते ही वो क्या हो गया? CnH2n+1। और जो कम किया उसकी जगह जोड़ दिया हमने OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो एक तरह से H तो वापस आ गई, तो O एक्स्ट्रा आया है इसमें बस। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। चलिए, जनरल फॉर्मूला 2 तरीके से लिख सकते हैं आप। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1, और आगे आप कह सकते हैं OH। ठीक है, इससे ज्यादा जो बेटर तरीका होगा वो ये होगा कि हम जनरल फॉर्मूला में ये लिखें CnH2n+2, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन है, ये +2, और साथ में हो गया O। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो कोई भी एल्कोहल है, क्या उसका जनरल फॉर्मूला के साथ एक एल्कोहल का एग्जाम्पल लेकर मैच करके देख लेते हैं अपन? देख लेते हैं। जैसे सबसे कॉमन प्रकार का हो गया अपने लिए एथेनॉल, C2H5OH। तो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? जनरल फॉर्मूला कहता है जितने कार्बन हैं, कार्बन इसमें 2 हैं, तो कार्बन हो गए इसमें 2। ठीक है, उनके दुगुने +2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2 का दुगुना हो जाएगा 4, +2 का मतलब 6, तो इसमें 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। और फिर क्या होना चाहिए? एक ऑक्सीजन। तो बिल्कुल इसके साथ बच्चों मैच कर रहा है ना ये। तो इसका मतलब यह एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है। चलिए, ये बात तो आपके समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम मोस्टली कैसे दिखाते हैं? तो मोस्टली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। हम लिखते हैं ROH। क्या लिखते हैं? ROH। इसमें R तो आप सबको पता है एल्किल समूह, और OH है वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह। ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। हमेशा अब आपके दिमाग में एल्कोहल नाम सुनते तुरंत आ जाना चाहिए OH। एल्कोहल नाम सुनते तुरंत क्या आएगा? OH। ये इसकी पहचान है, ये इसका क्रियात्मक समूह है। जितने भी एल्कोहल के रासायनिक गुण हैं वो सारे के सारे
OH पर निर्भर करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में ही पढ़ेंगे। इनका सामान्य सूत्र आप नोट कर लेंगे, ये इनका सामान्य सूत्र है। और जनरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ROH से लिखा जाता है। अच्छा, इसको और क्लियर करने के नीचे एक छोटी सी लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनमें OH समूह एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। तो ROH वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या लिखेंगे आप? इनमें OH समूह एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, अब यहां से बात हुई कि साहब OH समूह है वो एल्किल समूह के साथ, एल्किल समूह का जो कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसको ही देखकर समझ लें इस बात को अपन, C2H5 ये एल्किल समूह है, कौन सा है? एथिल, इसके साथ जुड़ा हुआ है OH। इसको और मैं डिटेल में लिखूं अगर पूरा का पूरा तो इस प्रकार से लिखूंगा मैं इसको, तो OH समूह इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना। OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उसके आधार पर ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार हैं। ये देखो अगला हेडिंग जो लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, क्यों है? इसको नॉर्मली ROH लिखा जाता है, इसमें OH एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई आपके, नोट भी कर लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो आप देख रहे हैं, कौन सा है बच्चों? टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। और ये प्रकार किस आधार पर हैं, वो आधार भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस आधार पे किया गया है ये क्लासिफिकेशन। वो आधार यहां पर जो है वो क्या है बच्चों, देखते हैं। तो हम कहेंगे OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ये इस क्लासिफिकेशन का आधार है कि इसमें किस आधार पे बांटा गया है? OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। OH समूह कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी कहते हैं, उसके आधार जैसे कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का प्रकार भी वैसा ही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें अपन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया, OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अच्छा, इसमें सबसे पहला प्रकार आता है प्राथमिक, प्राइमरी अल्कोहल। इसी को अपन कह देते हैं प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। और इसी को कह देते हैं बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल। इसी के नाम है ये, प्राइमरी अल्कोहल कह दो, इसी को आप प्राथमिक अल्कोहल कह दो, इसी को आप कह दोगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या खास बात होती है? एक जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका सारांश है, वो ये एक लाइन में हम लिख देते हैं। यहां पर अपन कहेंगे इनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है, 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था, याद है ना? 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है? वह कार्बन जो या तो अकेला हो, मान लीजिए उस यौगिक में कार्बन ही अकेला ही है, तो वो तो किसी अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। इसके अलावा ऐसे कार्बन जो केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़े हों,
ध्यान से सुनना बात को, ऐसा कार्बन जो केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे कहा जाता है प्राथमिक। जो दो अन्य से जुड़ा हुआ वो द्वितीयक सेकेंडरी, जो तीन अन्य से जुड़ा हुआ वो 3 डिग्री तृतीयक टर्सरी। सिंपल सी बात है। चलो, तो इनमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी। देखिए, मेथेनॉल का मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, CH3OH। तो इसमें देखो बच्चों, OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि ये अकेला ही है। ऐसे कार्बन जो या तो क्या हो, बिल्कुल अकेले हो, या एक ही अन्य कार्बन के साथ जुड़े हुए हों। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें अपन। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसमें ये देख लूं, देखो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा इस पूरी बात को। ये एथेनॉल है। एथेनॉल को देखें भैया आप गौर से। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्राइमरी है प्राथमिक है? हम इस तरह से पहचानेंगे कि OH कहां जुड़ा हुआ है, उसको देखना है हमें। तो OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन है, इसका प्रकार है 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है। तो ये एल्कोहल है, वो उसका प्रकार भी क्या हो गया? प्राथमिक। ये प्राथमिक, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और लिख दूं मैं आपके सामने, ये देखिए। इस एल्कोहल को देखो बच्चों आप, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। क्यों? पहचानने का तरीका समझें, बिल्कुल सिंपल। आपको सीधे वहां जाना है कि वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है। OH समूह कौन से कार्बन पे जुड़ा है? तो OH समूह इस कार्बन पे जुड़ा है। और वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन तो केवल एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन का प्रकार हो गया 1 डिग्री और एल्कोहल का प्रकार भी हो गया 1 डिग्री। क्लियर है बात? चलो, अब आगे अपन देख लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल या इसी को हम कह देते हैं द्वितीयक एल्कोहल। इसी का नाम क्या हो जाता है? द्वितीयक एल्कोहल। और इसी को अपन कह देते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो तीनों ही नामों से इसको जाना जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें ये होगा कि इनमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है। 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल ले लेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी आपके। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों आपके सामने, देखो। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है ये। कैसे? हमें सीधा क्या देखना है कि OH कहां जुड़ा हुआ है, उसको देखना आपको। तो OH किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे। ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है? 2 से। इस कार्बन के राइट साइड में भी कार्बन है, लेफ्ट में भी कार्बन है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन का प्रकार क्या हो गया? 2 डिग्री। और 2 डिग्री पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल का प्रकार भी क्या हो गया? 2 डिग्री, द्वितीयक, सेकेंडरी। क्लियर है बात? एग्जाम्पल नोट कर लेना ये अच्छे से, ताकि बाद में जब भी आप पढ़ें, रिवाइज करें, तो आपको एग्जाम्पल देखते तुरंत पता लग जाता है कि हाँ ये 2 डिग्री एल्कोहल है। चलिए बच्चों, नोट कर लिया, मिटा दें इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखो बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल आ जाएगा? तृतीयक। तृतीयक, या जिसको हम कह दें टर्सरी। टर्सरी यहां पर लिखा हुआ है, तृतीयक एल्कोहल इसको कह दिया अपन ने।
और एक और नाम बच्चों क्या हो जाएगा इसका, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनकी क्या खास बात होगी बताओ, नोमेनक्लेचर को नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, एक बार इसको यहीं रहने देते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल कौन होते हैं, तो आप लिखेंगे इनमें OH समूह कहां जुड़ा रहता है बच्चों, 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है, 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल लेख, चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। ये प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको देखें आप। ये देखो, इस एग्जाम्पल को देखें आप। तो हमें पहचान कैसे करनी है कि OH कौन से कार्बन पे जुड़ा है, तो हमने सीधा देखा OH इस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन 1 2 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा है, तो इस कार्बन का प्रकार हो गया 3 डिग्री, तो एल्कोहल भी क्या हो गया 3 डिग्री। ये एग्जाम्पल इसमें आप नोट कर लेना। तो कंक्लूजन क्या है, पूरी बात का सारांश क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के प्रकार के आधार पर ही एल्कोहल का प्रकार निर्धारित होता है। यदि OH 1 डिग्री कार्बन पे है तो एल्कोहल भी 1 डिग्री हो गया, OH 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल भी 2 डिग्री हो गया, और अगर OH 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल भी 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आपके ये बात कितनी समझ में आई है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देखना चाहूंगा। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बिल्कुल बात मेरे ये समझ में आएगी कि आप लोगों के कितना समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं आपको बताना है कि वह किस प्रकार का एल्कोहल है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। चलिए ये एल्कोहल की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल देख लिया आपने, स्ट्रक्चर आपके सामने है और इसमें टाइप हमें बताना है किस टाइप का है ये एल्कोहल। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से किस प्रकार का है, तो आपने सोच लिया होगा। बताइए किस प्रकार का है, बोलो 1 डिग्री। इसका सही उत्तर क्या है, आंसर क्या है 1 डिग्री। कैसे 1 डिग्री कैसे, क्योंकि हमें यह देखना है कि OH कौन से कार्बन पे जुड़ा होता है। हमने देखा OH इस कार्बन पे जुड़ा है, यह कार्बन कैसा है 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो OH समूह 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल का प्रकार हो गया 1 डिग्री, या आप इसको कह देंगे प्राइमरी एल्कोहल। कहीं आप ये जो शाखाएं जुड़ी हुई हैं इनको देखकर कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, 3 डिग्री एल्कोहल तो नहीं बताया ना इसको। चलिए बहुत अच्छे, तो ये बात बिल्कुल अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अच्छा, अब इसमें 1-2 बातें और मैं यहां से इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो ये है बच्चों कि एक तो जो एल्कोहल होते हैं, एक तो जो अपने एल्कोहल हैं उनमें आपने देख ही लिया ROH, यानी हमारे जो एल्कोहल्स हैं उनमें OH समूह, इसकी एक खास बात है, नोट भी कर लेंगे आप। ROH एल्कोहल में ऐसे लिख लें, में OH समूह sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है।
sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। ये इनकी खास बात होती है अल्कोहल की, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। जितने भी ये एल्कोहल्स हैं, एल्किल एल्कोहल्स हैं, ROH जिनको अपन लिखते हैं, उन सब में OH समूह sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। महत्वपूर्ण विशेषता बच्चों इनकी sp3 संकरित। कैसे पता चला आपको? जैसे एक एग्जांपल लें अपन, CH3OH, तो ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक एग्जांपल और ले लूं मैं यहां पर, CH3CH2OH, तो ये OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसका संकरण का प्रकार क्या है? sp3। बच्चों आपको याद होगा 11th क्लास में आपको बताया था कि ऐसा कार्बन जिसके सभी बंध कैसे होते हैं? सभी बंध होते हैं सिग्मा, सभी एकल बंध बनाता है वो, उसके साथ 4 बंध बनाता है कार्बन, पता ही है आपको। चारों के चारों अगर बंध उसके एकल हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो कार्बन sp3 संकरित होता है। और इसमें आप देख रहे हैं एल्कोहलों में जो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कैसा होता है? sp3 संकरित, क्योंकि उसके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, तो sp3 संकरित वो होता है। यहां पर इस चीज का रेफरेंस देना इसलिए जरूरी है कि ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा रहता है, इस कैटेगरी में ये जो हमने एल्केनोल हम पढ़ रहे हैं ROH, इनके अलावा भी 2 प्रकार और हैं जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है, इसलिए इसका जिक्र किया है हमने। तो ये बात आपने नोट कर ली। अब नेक्स्ट जो बात अपने यहां पर आएगी वो आपको बच्चों फिर से नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि यहां पर आप नोट कर लेंगे कि sp3 संकरित कार्बन OH आबंध युक्त अन्य एल्कोहल, यानी ये जो एल्किल एल्कोहल ROH हमने पढ़ा है, ये तो है ही है, ये तो बिल्कुल इस कैटेगरी में आता ही आता है। इसके अलावा 2 एल्कोहल और हैं ऐसे जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी उनमें भी OH sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा रहता है। कई बार इनके एग्जाम्पल नाम आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इनका मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने इनको लिया है इस कैटेगरी में। एक तो बच्चों में आपको बताना चाहूंगा वो है एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल नोट करते जाएं आप इन बातों को साथ साथ। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल बच्चों कौन से होते हैं? जिनमें एलिल समूह होता है, लेकिन हमें तो एलिल समूह का पता नहीं है कि एलिल समूह कौन सा होता है। तो इसकी पहचान के लिए बिल्कुल शॉर्ट में एक छोटी सी लाइन बताऊंगा, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एलिलिक एल्कोहल का क्या मतलब है। तो यहां पर इनमें आप नोट कर देंगे, इनमें OH समूह कार्बन कार्बन, या इसको इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको आप इस तरह से लिखें, सीधा ही लिख लें। तो इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया ना ये। तो इनमें OH समूह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपस्थ sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है, पर जुड़ा रहता है। देख लेते हैं फटाफट एक एग्जांपल इसका, देखिए।
ये देखो बच्चों, इनमें OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है। पता लग गया अपने को। कैसे पता लगा? क्योंकि इस कार्बन के सारे बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ है और 2 ये सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3 संकरित है। लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन है, इसकी पोजीशन क्या है? देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का समीपस्थ है, उसका एडजेसेंट है, बिल्कुल पास वाला। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बिल्कुल पास वाले sp3 संकरित कार्बन पे यदि OH हो तो इसको हम एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। इसलिए तो ये जो समूह होता है ना, इसमें इतना ये जो समूह बन रहा है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2, इस पे खाली वैलेंसी, इस समूह का नाम ही तो क्या है? एलिल समूह। इसका नाम क्या होता है? एलिल समूह। तो इनमें एलिल समूह उपस्थित है, इसलिए वो एलिलिक एल्कोहल है। क्लियर है बात? चलिए, अब इसमें एक प्रकार के एल्कोहल और हैं, उनकी जानकारी अपन ले लेते हैं। तो इसको नोट कर लिया बच्चों आपने? हटा दूं इसको, मिटा दूं यहां से? वेरी गुड। दूसरा इसमें जो प्रकार बच्चों आ जाएगा वो कौन सा होगा, उसको और देख लेते हैं अपन, फटाफट देख लेते हैं। वो दूसरा प्रकार बालको हो जाएगा बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, ये देखिए, बेंजिलिक एल्कोहल्स। तो बच्चों बेंजिलिक एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा? इनमें क्या होता है, पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। इनमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े, बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है। क्या मतलब निकला इसका? एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चों। फटाफट देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है, इसको देखिए आप। ये बेंजिलिक एल्कोहल है। अब जो डेफिनेशन बेंजिलिक एल्कोहल की दी है उसके साथ इसको कंपेयर कर लें। क्या कहा हमने? इनमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन पे। तो OH देखो कहां जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन sp3 संकरित है। क्यों है? इसके सारे बंध एकल हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं इसके। और ये जो sp3 संकरित कार्बन है जिसपे OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन खुद कहां जुड़ा हुआ है? बेंजीन वलय। तो जहां भी ऐसी सिचुएशन होती है कि OH समूह बेंजीन वलय पर जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन पर अगर जुड़ा हुआ हो तो ऐसे एल्कोहल को बेंजिलिक एल्कोहल कहा जाता है। तो sp3 संकरित कार्बन पर यदि OH समूह जुड़ता है तो 3 संभावनाएं हैं। एक तो जो एल्केनॉल या एल्किल एल्कोहल ROH जो मुख्य कैटेगरी है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो तो है ही है। इसके अलावा एलिलिक एल्कोहल और बेंजिलिक एल्कोहल, इनमें भी OH समूह sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा रहता है। तो ये प्रकार की सारी बात हो गई बच्चों, समझ में आ गई बात? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए शाबाश। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे मैं इसमें ले लेता हूं इसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण की बात करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम ये रहा अपना नोमेनक्लेचर, बहुत सिंपल सा है, बड़ी आसानी से आपके बात समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर नामकरण। नामकरण की लगभग सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं।
तो एक तरह से एक हल्का सा रिवीजन होगा बस इसमें। नामकरण की तीनों पद्धतियों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तीनों पद्धतियां कौन सी हैं आपके ध्यान में है? पहली पद्धति नामकरण की है वो है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति जिसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, कोई भी यौगिक होता है उसके स्रोत के आधार पर, उसके गुण के आधार पर कैसे भी नाम पड़ जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम। फटाफट एक एक प्रकार का एग्जाम्पल लेते हुए सारी बात को समझ लेते हैं। कॉमन सिस्टम में एल्कोहलों का नाम लिखने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, देखो सामान्य सूत्र इसकी अपन ने चर्चा की थी ROH। तो कॉमन सिस्टम में सीधा हिसाब है कि R है वो एल्किल समूह है, उस एल्किल समूह का मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी समूह है उस समूह का नाम लिख दो, आगे OH के लिए एल्कोहल जोड़ दो, हो गया सामान्य नाम। यानी सामान्य नाम इसका हो जाएगा एल्किल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्किल एल्कोहल। ये लो, ये सामान्य नाम है, सीधी सी बात है बिल्कुल। एल्किल समूह का नाम लिख दो और आगे एल्कोहल शब्द जोड़ दो, एल्किल एल्कोहल। ये सामान्य पद्धति में इनका नाम लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल लें तभी बात समझ में आएगी। चलिए सबसे सरलतम से शुरुआत करते हैं बच्चों। CH3OH। बोलिए कौन सा समूह है? मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह। तो कह रहा है कि जो भी एल्किल समूह आगे एल्कोहल शब्द जोड़ दो, तो इसका नाम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे हम? मैथिल एल्कोहल। ये नाम हो गया इसका। चलो अब आप लोग इसका बताओ। C2H5OH। तुरंत बता दिया आपने, एथिल समूह है, आगे एल्कोहल जोड़ना है, तो एथिल एल्कोहल। ये भी हो गया। इसके बाद एक ये वाला और बता दो आप, CH3CH2CH2OH। तो आपने देखा इसमें 3 कार्बन वाला एल्किल समूह है। 3 कार्बन वाला एल्किल समूह होता है प्रोपिल, तो नाम हो गया इसका प्रोपिल एल्कोहल। अब केवल प्रोपिल एल्कोहल कहने से यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि जो OH है पहले और दूसरे कार्बन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। OH किसी भी कार्बन पे, जैसे इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला है CH3CH2OH, इस पे आप OH जोड़ दोगे तो भी किनारे वाले पे, इस पे जोड़ देते तो भी किनारे वाले पे OH, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 कार्बन हो गए तो अब फर्क पड़ता है। इनमें और इनमें जोड़ें तब तो किनारे पे जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच वाला कार्बन है उस पे भी तो हो सकता है OH। तो ऐसी स्थिति जहां बनती है सामान्य नामकरण की पद्धति में, वहां बच्चों आपको याद होगा कि कुछ पूर्व लग्न इस्तेमाल करते हैं अपन। याद आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रीफिक्स काम में लेते हैं, और वो प्रीफिक्स होते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कुछ प्रीफिक्स अपन काम में लेते हैं। ये प्रीफिक्स कब कब काम में आते हैं, ये फटाफट सबका एक एक उदाहरण देखते हुए हम समझेंगे। नॉर्मल के लिए तो ये आ गया। नॉर्मल प्रीफिक्स आपको तब काम में लेना है जब क्रियात्मक समूह श्रृंखला के सिरे पर जुड़ा हुआ हो, कार्बन श्रृंखला अशाखित हो, तो नॉर्मल। जैसे इस प्रोपिल एल्कोहल को मैं कहूंगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, अशाखित है कार्बन श्रृंखला तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर है बात? क्रियात्मक समूह OH किनारे पे जुड़ा हुआ है, कार्बन श्रृंखला अशाखित है, तो आपको प्रीफिक्स कौन सा काम में लेना है? नॉर्मल। अब जो ये है आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, इनको एक एक एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगले जो एग्जाम्पल है उनकी बात करेंगे बच्चों। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स कब काम में लें, इसको समझ लें आप। सेकेंडरी सीधी सी बात है, अगर वो एल्कोहल सेकेंडरी है, द्वितीयक है, मतलब OH समूह 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें काम में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लें, ये वाला एग्जाम्पल देख लें बच्चों। इसी जो 3 कार्बन वाला है उसका ही ले रहा हूं मैं।
पहले वाले एग्जाम्पल में किनारे पे जुड़ा हुआ था OH, तो हमने कहा नॉर्मल। अब इसमें जुड़ा हुआ ये कार्बन कैसा है बच्चों, उसमें जिसपे OH जुड़ा हुआ था वो 1 डिग्री कार्बन था। मैंने बार बार कहा श्रृंखला के सिरे पर जुड़ा हुआ है। यहां पर जो OH जुड़ा हुआ है वो बच्चों कार्बन कैसा है बोलो, 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 अन्य से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो हम वैसे तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल एल्कोहल हो ही गया, प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन कौन सा प्रोपिल एल्कोहल, सेकेंडरी, तो इससे पहले प्रीफिक्स आएगा सेकेंडरी, ये पूरा नाम हो गया इसका, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। तो सेकेंडरी की बात बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं टर्सरी की, कि टर्सरी या तृतीयक पूर्व लग्न प्रीफिक्स हम कब काम में लेंगे। तो अब आपको पता लग गया कि जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा उस समय आप टर्सरी या तृतीयक प्रीफिक्स काम में लोगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखें आप, इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखें गौर से। इसमें OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, 1 2 3 अन्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो एल्किल समूह होता है उसमें सारे कार्बन शामिल होते हैं। IUPAC की तरह नहीं है कि मुख्य श्रृंखला कौन सी है, प्रतिस्थापी ग्रुप में कौन से जुड़े हुए, नो, सभी कार्बन शामिल होंगे। टोटल कार्बन इसमें 1 2 3 4 के लिए समूह हो जाएगा ब्यूटिल, लेकिन इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो टर्सरी क्यों आया, बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल क्लियर है बात। चलिए एक यहां पर प्रीफिक्स अपन और देख लेते हैं, वो है आइसो। आइसो बच्चों प्रीफिक्स तब काम में आता है जब दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो। किस कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो, दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो, तब आइसो पूर्व लग्न काम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखते तुरंत आपके बात समझ में आ जाएगी। ये देख लो बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन है एल्किल समूह में, तो ब्यूटिल है वो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कौन सा ब्यूटिल है, इसमें हमने कहा कि दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो। तो देखो दूसरे कार्बन पे मेथिल समूह है, तो इसका हम नाम लिखेंगे तो कहेंगे आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। और एक नियो पूर्व लग्न कब काम में आता पता ना आपको, नियो इस सिचुएशन को कहते हैं, एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े हुए हो। ये देखो, अब इसमें अगर आगे OH जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो 1 2 3 4 तो जुड़े हुए, बीच वाला 5, तो ये हो जाएगा नियोपेंटिल एल्कोहल। इस समूह का नाम होता है बच्चों नियो। अगर इसमें आगे रिक्त संयोजकता है तो इसको हम कह देंगे नियोपेंटिल समूह। अब क्योंकि इसमें आगे OH जुड़ा हुआ है तो वो नियोपेंटिल एल्कोहल हो गया। तो ये कॉमन सिस्टम जो हमारा सामान्य पद्धति है, उसके सभी तरह के प्रीफिक्स के एक एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, ये प्रीफिक्स कब कब काम में आते हैं। क्लियर है बात बिल्कुल। चलिए अब एल्कोहल में बच्चों एक सिस्टम की हम और बात करेंगे, और वो सिस्टम होगा व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न पद्धति, डिराइव्ड सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम। इस पद्धति के बारे में प्राइमरी नॉलेज है आपको
कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिकों की एक सजातीय श्रेणी होती है, उसका जो सबसे सरलतम सदस्य होता है उसका नाम तय कर लेते हैं और बाकी सदस्यों के नाम उसी से व्युत्पत्त किए जाते हैं, उसी से डिराइव किए जाते हैं। तो एल्कोहलों के मामले में ये जो डिराइव्ड सिस्टम है, व्युत्पन्न पद्धति है, इसको कार्बिनोल पद्धति भी कहा जाता है। कार्बिनोल पद्धति क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन वाला जो सरलतम एल्कोहल है उसका नाम फिक्स कर लिया कार्बिनोल और बाकी एल्कोहलों का नाम उसके आधार पर ही देते जाते हैं। कैसे लेते हैं एग्जाम्पल इसका? चलो, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH, इसका तो बच्चों नाम क्या हो गया? कार्बिनोल। क्लियर? अब इसमें आगे से आगे चलते जाएंगे, जैसे CH3CH2OH। तो प्यारे बच्चों, एक कार्बन उसके साथ OH जुड़ा हुआ, ध्यान रखना, एक कार्बन उसके साथ OH जुड़ा हुआ, इतने का तो नाम फिक्स हो गया कार्बिनोल। उसके अलावा उसमें क्या है? मैथिल समूह। तो इसका बच्चों नाम क्या हो जाएगा? मैथिल कार्बिनोल। क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये वाला देखो आप। तो बच्चों एक ही चीज है, आपको ये चीज अच्छे से समझनी है कि एक कार्बन और उस पे जुड़ा हुआ OH, इसका नाम है कार्बिनोल। उसके अलावा क्या है एल्किल समूह, उसका नाम लिख दो। तो उसके अलावा दो कार्बन वाला एल्किल समूह एथिल, तो इसका नाम बच्चों क्या लिखोगे आप? एथिल कार्बिनोल। तो कहने का मतलब मूल नाम हो गया कार्बिनोल और बाकी सब के नाम इसी से बनते जाएंगे, मैथिल कार्बिनोल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी है आगे से आगे चलता जाएगा। ये सिस्टम जो होता है वो कहलाता है डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। तो इसका कई बार कार्बोनिल सिस्टम का नाम आ जाता है, तो जानना जरूरी था इसको। अब आपको पता है कि सबसे मुख्य जो पद्धति है जो आज के समय में मान्य है वो है IUPAC सिस्टम। और IUPAC जो सिस्टम है उसके जो सामान्य नियम हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, उसके बाद नंबर 2, अच्छा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप जो चुने उसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि उस कार्बन श्रृंखला में वो कार्बन जरूर शामिल होना चाहिए जिस पर हमारा क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है, उसको नहीं छोड़ना है। OH जिस कार्बन पे है वो उस श्रृंखला में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। क्लियर है बात? फिर नंबर 2 पे आता है अंकन, नंबरिंग, और अंकन में आपको उस कार्बन को न्यूनतम अंक देना है जिस पर OH समूह जुड़ा हुआ है, और बाकी कार्बनों पर यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो उनका अल्फाबेट का पालन करते हुए पहले उनको लिख देंगे, फिर कितने कार्बन वाला है मूल एल्केन का नाम, और लास्ट में जोड़ देंगे ऑल। क्लियर बात? अच्छा, तो IUPAC सिस्टम का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस पद्धति में जो भी एल्केन है, कितने कार्बन हैं उस एल्कोहल में, उतने कार्बन वाली जो एल्केन होती है उस एल्केन का E है उसको हटाकर अनुलग्न यानी सफिक्स OH और इसके लिए जो सफिक्स है वो हो जाएगा ओल, ओल जोड़ते हैं। सफिक्स इसके लिए ये वाला जोड़ते हैं बच्चों। क्या सफिक्स हो जाएगा? अनुलग्न क्या हो जाएगा? ओल। किसके लिए? OH के लिए ओल जोड़ते हैं। तो एल्केन उसका E हटाया, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको एल्केन, एल्केन E हटा दिया मैंने, और E हटाकर वहां हमने क्या जोड़ा है? OL। तो ये IUPAC पद्धति में एल्कोहल का नाम हो गया एल्केनोल। बस
कंक्लूजन तो इतना सा है। बाकी जो जनरल नियम जिनका अभी अभी अपन ने डिस्कस किया वो तो सभी यौगिकों में लागू होते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, फिर नंबरिंग करना, फिर अल्फाबेट का फॉलो करना, बाकी सबको पहले लिख देना प्रतिस्थापी के रूप में, जो क्रियात्मक समूह उसको आगे सफिक्स के रूप में लिखना, ये तो जनरल नियम है यूपीएससी के। सभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में वो काम में आते हैं। चलिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आईयूपीएससी पद्धति में एल्कोहलों के नाम में अनुलग्न या सफिक्स बच्चों क्या जुड़ता है? ओ एल, ओल। और ये एल्केन का ई हटाकर ओल जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एल्केनोल। तो एल्केनोल शब्द को दिमाग में रखो, आराम से नाम लिखो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। जैसे सरलतम से शुरुआत करते हैं, CH3OH। ठीक है बच्चों? अब एक कार्बन है, एक कार्बन वाली एल्केन होती है मेथेन, तो मेथेन लिख लिया अपन ने। ई नहीं लिखा क्योंकि ई को हटाकर वहां ओल जोड़ना है, तो हमने कह दिया OL। ये नाम हो गया इसका यूपीएससी। इसमें नंबरिंग की जरूरत, भाई नंबरिंग की जरूरत तो एक से ज्यादा कार्बन हो तब पड़ेगी, इसमें नंबरिंग की जरूरत, कार्बन ही एक ही है, मेथेनॉल। चलिए एक कार्बन बढ़ाते हैं, अब ये दो ही कार्बन है, इसमें भी किनारे वाले कार्बन पर ही OH जुड़ना है। यहां जुड़ा हुआ है तो किनारे वाले पे, इसको यहां जोड़ देते तो भी किनारे वाले पे ही होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जहां दूसरा ऑप्शन नहीं है वहां OH कहां जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो कार्बन वाली एल्केन होती है एथेन, एथेन का ई हटा दिया आपने, ओल जोड़ दिया, तो ये इसका यूपीएससी नाम हो गया एथेनॉल। सिंपल। चलिए अब 3 कार्बन की ओर बढ़ते हैं अपन। 3 कार्बन की ओर बढ़ गए बच्चों। अब हम अब यहां पर OH की पोजीशन, OH कहां जुड़ा हुआ है, इस मामले में 2 विकल्प हैं। किनारे पर भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसा कि यहां जुड़ा हुआ है, बीच वाले पेपर भी जुड़ा हुआ हो सकता था। तो एक से ज्यादा संभावना है, तो हमें उसकी स्थिति, पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि वो कहां जुड़ा हुआ है। चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मूल एल्केन 3 कार्बन वाली है प्रोपेन, तो आपने लिख लिया प्रोपेन, ई हटा दिया है। अब ओल जोड़ना है, ओल कहां है, पहले कार्बन पे है, तो आपने कहा प्रोपेन 1 ओल। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया, प्रोपेन 1 ओल। और अगर ये यहां जुड़ा हुआ होता बीच वाले कार्बन पे, तो अपन क्या कहते, प्रोपेन 2 ओल। क्लियर है बात? चलिए कुछ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे बात और आपके स्पष्ट हो जाएगी। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कुछ प्रतिस्थापी भी जोड़ लेते हैं अपन। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, इसको देखें आप लोग। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला OH वाले कार्बन को शामिल करते हैं 1 2 3 4, ये पड़ी है श्रृंखला तो सीधी। अब अंकन करते समय हमें उस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है जिस पे OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4, ये हमारी नंबरिंग हो गई बच्चों। क्लियर है बात? चलिए अब 4 कार्बन वाली एल्केन को कहा जाता है ब्यूटेन। सॉरी, इससे पहले आपको अपने को क्या करना है, ब्यूटेन नहीं, इससे पहले प्रतिस्थापी और है इसमें। तीसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी को पहले लिखना अपने को, तो मैंने कह दिया 3 ब्रोमो। तीसरे कार्बन पे है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, एक ही प्रतिस्थापी था, लिख दिया हमने। अब मूल जो शब्द है वो इसमें आ गया ब्यूटेन। ब्यूटेन ई नहीं लिखा है मैंने, और ओल पहले कार्बन पे है तो मैंने कह दिया ब्यूटेन 1 ओल। 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ओल, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं हम जिसमें एक से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, वो और देख लेते हैं।
ऐसा एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल ये ले लिया हमने। ये देखो बच्चों, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां लाके इसको मोड़ें तो भी 1 2 3 4, नीचे लाएं तो भी 4 से ज्यादा लंबी श्रृंखला पॉसिबल नहीं है। तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब इस पे अंकन, तो अंकन में पहला हमें यह देखना है कि क्रियात्मक समूह को किधर से कम मिल रहा है। तो इधर से कम मिल रहा है, तो 1 2 3 और 4। तो तीसरे कार्बन पे 2 मेथिल समूह हैं, तो बच्चों नाम में क्या कहेंगे, बोलो 2 2 डाई मेथिल। 2 मेथिल समूह हैं तो 2 2 डाई मेथिल। और 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटेन, और पहले पे है 1 ऑल। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल देख लिया बच्चों। तो कार्बन श्रृंखला इसमें सीधी पड़ी है 5 कार्बन की। OH वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देना है, तो ये बच्चों अपना अंकन हो गया। प्रतिस्थापी कहां कहां जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी एक ब्रोमो है, क्लोरो है, तो अल्फाबेट चाहे वो किसी भी कार्बन पे जुड़ा, उससे मतलब नहीं है। जो भी प्रतिस्थापी हैं उनका नाम अल्फाबेट फॉलो करते हुए लिखना है। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और 5 कार्बन वाली है तो पेंटेन। कितने पे है, ऑल 2 पे, तो पेंटेन 2 ऑल। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। क्लियर है बात। तो ये एल्कोहलों का सामान्य पद्धति में नाम, व्युत्पन्न पद्धति में नाम और आईयूपीएससी में नाम। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि एल्कोहल कौन से यौगिकों को कहा जाता है, उनमें OH समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, और उनमें से जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनमें OH समूह किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे पहचाने, उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने सीखा। और उसके बाद हमने ये सीखा कि एल्केनॉल की तरह ही ऐसे और एल्कोहल कौन से हैं जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। और इस कैटेगरी में हमने एलिलिक एल्कोहल और बेंजिलिक एल्कोहल कैसे होते हैं उनके बारे में सीखा। उसके बाद एल्केनॉल हैं उनका नाम कैसे लिखा जाए, उसकी तीनों पद्धतियां, सामान्य पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पद्धति के नामों की और प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर है 11th एल्कोहल फिनोल ईथर वाला, उसमें एक पूरी टेबल दी हुई है। तो उसमें स्ट्रक्चर को देखें, आगे जो नाम लिखे हुए उनको ना देखें, ईमानदार रहें, उनकी स्ट्रक्चर को देखें और फिर अपने आप देखकर जो हमने सीखा उसके आधार पर नाम लिख लें और फिर जो आगे नाम दिए हुए उनसे मिलान कर लें कि हमारे कितने नाम सही हैं, हमने कहीं गलती तो नहीं की है, गलती की है तो क्या की है। फिर भी समझ में नहीं आए बात तो मुझसे आप पूछ लें कि भी इस नाम में इस तरह से हमने लिखा, इस तरह से दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।